हाँ, तो एक बार फिर से जीएमएससी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली पहले ही हल करेंगे। इसमें हम 1 से लेकर 5 तक सभी सवालों को हल करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं जीएमएससी सेंटर पर क्लास 9th और 10th गणित की क्लासें कराता हूँ। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो भी अपलोड इसी चैनल पर करता हूँ। अगर आप इसी चैनल के माध्यम से कोई वीडियो देख रहे हैं तो और इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और लाइक भी करें। तो अब हम इसके 4-5 सवालों को हल करेंगे, जो कि मैं डॉक्टर मनोहर रे, जो कि गणित की किताब है डॉक्टर मनोहर रे, इसमें एनसीईआरटी किताब है। इसमें से हम 4-5 सवालों को इसमें हल करेंगे। तो ये कह रहा है 20 से 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। मतलब 20 से 40 के बीच समस्त जितने भी हैं सम, यानी कि सम मतलब प्लस की संख्या है। सम कैसा होता है? सम सम मतलब यानी कि प्लस की संख्या है। और धन धन का मतलब प्लस की संख्या है। सम सम कह सकते हो कि सम यहाँ पे सम संख्या भी संख्या होती है जो 2 से कट जाए। सम संख्या भी संख्या होती है जो 2 से कट, जैसे 2 है, 4 है, 6 है। और धन पूर्णांक का मतलब प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या है। ऐसे कि इन सभी के आगे प्लस लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऋणात्मक पूर्णांक तो इसके आगे ऐसे माइनस के 2 है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक बन जाएगा। ये कह रहा है हमसे 20 से 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। तो 20 से 40 के बीच, 20 से 40 के बीच, 20 के बाद क्या आता है? 20 से 40 के बीच यहाँ पे क्या आएगा? 20 के बाद क्या आएगा? 22। 22 22 ये कैसा है? 22 एक सम संख्या भी है। सम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड संख्या हो जाए वो सम संख्या होगी। 2 से यानी कि जो 2 से भाग हो जाए, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे कि ये 22 है, अब यहाँ पे 22 लिख दी मैंने। अब इस 22 को 2 से भाग कर दो तो ये पूरी पूरी कट जाएगी। अब मैंने तो 11 11 11 एक सम संख्या नहीं है, इसे 2 से भाग कराऊंगा तो यहाँ पे आंसर आएगा, 10.5.5। इसी प्रकार यह कैसी संख्या नहीं है, यह पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। जैसे कि 22 है, इस 22 को 2 से भाग करोगे तो यहाँ पे पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 2 से, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी वह क्या होगी? सम संख्या होगी। अब जैसे कि ये प्लस की संख्या, प्लस की है मतलब समस्त होनी चाहिए, मतलब समस्त मतलब सम भी होनी चाहिए और उसके बाद में धन पूर्णांक यानी प्लस की संख्या भी होनी चाहिए। तो फिर 22 के बाद क्या आता है? 24। 23 तो होगी नहीं, क्योंकि 23 तो कैसी है? 23 तो यानी कि 23 तो यानी कि सम थोड़ी नहीं सब। 23 तो विषम संख्या है। 23 के बाद 26 आएगी, 26 के बाद 28 आएगी, 28 के बाद 30 आएगी, 30 के बाद 32 आएगी, 32 के बाद 34, 34 के बाद 36 और 36 के बाद 38 और 38 के बाद 40। यानी कि कह रहा है 20 और 40 के बीच। तो 20 और 40 के बीच तो केवल और केवल इतनी संख्या होंगी, यानी कि 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। ये 20 से 40 के बीच में जितनी भी, यानी कि ये समस्त जितनी भी आ सकते हैं, ये इतने सारे धन पूर्णांक सम धन पूर्णांक है वो यही होंगे 20 से 40 के बीच में। सम का मतलब मैंने तो बता दिया, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि 10 है, 10 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ 5 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ, 5 को 2 से भाग करूंगा तो 5 थोड़ी, ये 2 बटे बात है, ये कोई पूर्णतः विभाजित थोड़ी नहीं होगी। यहाँ पे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 ये पूर्णतः विभाजित थोड़ी नहीं हो रहा है 5। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है वह सम संख्या होगी। और धन का मतलब मैंने तो बता दिया कि धन का मतलब जहाँ पे आगे प्लस लग रहा है, जैसे की संख्या है यहाँ पे मिलता है 2। अब 2 इसके आगे कोई चिन्ह छपा है, इसके आगे प्लस का चिन्ह छपा रहता है, तो ये 2 प्लस का है। हमें कह रहा है धन पूर्णांक, तो हमने बना दिया यहाँ पर धन पूर्णांक। अब दूसरा सवाल हल करेंगे। अब हम दूसरा सवाल हमारा क्या है कि दूसरा सवाल हमसे कह रहा है, दूसरा सवाल है हमारे पास, दूसरा सवाल हमारे पास है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। यानी कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक
अभाज्य अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। सबसे पहले ये समझ लो कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। यानी अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो सके। जैसे कि यहाँ दो है, दो एक कैसी संख्या है, अभाज्य। दो के बाद तीन है, पांच है, ये कैसी संख्या है, केवल एक खुद के टेबल में आए और एक के टेबल में आए। जैसे कि ये दो है, ये दो केवल एक के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में, खुद यानी कि दो के टेबल में आएगा। तो इसके अलावा और दो तो किसी के टेबल में नहीं आया, केवल इसके दो ही गुणनखंड हुए। अब ऐसे तीन भी केवल एक के टेबल में आएगा और तीन के टेबल में आएगा, और तो किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो इसके दो गुणनखंड हुए। पांच भी एक के टेबल में आएगा और पांच के टेबल में आएगा। तो वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है जिनके दो गुणनखंड ज्यादा से ज्यादा हो सके। जिनके दो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्या होंगी। भाज्य संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो सके, जिनके केवल और केवल दो ही हो और इनके दो से अधिक हो सके, यानी कि दो से और आगे बढ़ जाएंगे और इनके केवल दो ही रहेंगे। अब जैसे कि मैंने मान लिया चार, ये चार है, ये एक के भी टेबल में आता है, ये दो के भी टेबल में आता है और ये चार के भी टेबल में आता है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, इसके हो गए तीन गुणनखंड। इसके कितने गुणनखंड हो गए, तीन। तो ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। तो ये हमसे कह रहा है कि एक से दस तक कि एक से दस तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। एक से दस तक अभाज्य धन पूर्णांक में धन का मतलब प्लस और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। धन पूर्णांक का मतलब प्लस की संख्या है और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब माइनस की संख्या है। अब एक से दस तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। एक के बाद हमारे पास क्या आएगा, दो। दो के बाद तीन आएगा अभाज्य संख्या। तीन के बाद चार नहीं होती अभाज्य संख्या, क्योंकि चार के उससे ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे दो से। चार के बाद पांच, पांच के केवल दो गुणनखंड होंगे। और यहाँ पे पांच के बाद हमारे पास सात आएगा। सात के कितने गुणनखंड होंगे, सात के भी दो होंगे। और यहाँ नौ, नौ एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि नौ के देखो, नौ एक के टेबल में आता है, एक के टेबल में भी आएगा, तीन के टेबल में भी आएगा और नौ के टेबल में भी आएगा। तो इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए, इसलिए ये सात कैसी संख्या नहीं है, सात एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें केवल एक से दस तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो यानी कि दो होगा, फिर तीन होगा, पांच होगा, फिर सात होगा। यानी कि एक से दस तक केवल और केवल यही चार अभाज्य धन पूर्णांक होंगे। एक से दस तक अभाज्य धन पूर्णांक कितने, यही चार होंगे। अच्छा भाई, अब दूसरा सवाल ये था हमारा दूसरा सवाल। अब इस दूसरे सवाल के बाद अब हम इसका तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल क्या है हमारे पास, अब तीसरा सवाल है हमारे पास तीसरा सवाल है हमारे पास कि टू ए प्लस के वन का क्रमनियानी पूर्णांक बताइए। सबसे पहले ये हमसे कह रहा है कि 2a प्लस 1 का क्रमनियानी पूर्णांक बताइए। क्रमनियानी पूर्णांक क्या होता है, ऐसा मतलब क्रम से उसका पूर्णांक आना चाहिए। जैसे कि एक है तो एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आएगा। ऐसा नहीं है कि क्रम से लसी क्रम से, यानी कि यहाँ पे इसमें एक में एक जोड़ेंगे तब जो है दो आएगा, फिर दो में एक जोड़ेंगे फिर तब जो है तीन आएगा। अब मैं यहाँ पे तीन के बाद यहाँ दो पांच, तीन में तो मुझे फिर दो जोड़ने पड़ेंगे, तो ये इसका क्रम क्या बना फिर, तो फिर मुझे यहाँ पे चार लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक में एक जोड़ूंगा तो यहाँ दो बन जाएगा, फिर दो में एक जोड़ूंगा तब यहाँ पे तीन बन जाएगा, इसमें भी एक जोड़ा, तीन बन गया, तीन में एक जोड़ा, यहाँ पे बन गया चार। ऐसे यहाँ पे यानी क्रम से जाना चाहिए, मतलब क्रम से जाने के लिए इसमें एक हमें जोड़ना पड़ेगा। यानी कि तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि ये है टू ए प्लस के वन, तो टू ए प्लस के वन में हमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो कितने हो गए, टू ए प्लस के टू, तो टू ए प्लस के टू इसका आंसर हो जाएगा।
2a प्लस के 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा तीसरा सवाल। चौथा सवाल। अब चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल करेंगे हम। चौथा सवाल है हमारे पास कि 2/3 यानी कि ये हमारे पास चौथा सवाल है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये कर रहा है हमसे कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। मतलब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? सबसे पहले ये समझो कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ऐसे कि मान लो ये है हमारे पास 1, तो 1 में ऐसी क्या संख्या घटाई जाए कि इसका मान 0 बन जाए। तो 1 में से तुम माइनस के 1 घटाओगे तभी तो हमारे पास 0 बनेगा। इसी प्रकार हमें 2 है, 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 2 में से क्या संख्या घटाएं कि यानी कि वो 0 बन जाए। 2 में से माइनस के 2 उठाओगे तभी तो हमारे 0 बनेगा। 2 में से जब माइनस के 2 घटाओगे तभी तो हमारे पास 0 बनेगा। यहाँ पे 3 है, तो 3 में से हमें 3 घटाना पड़ेगा तभी तो 0 बनेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वह संख्या घटाओ उसमें से कि उसका मान 0 आ जाए। तो हमें इसमें 2/3 है। अब यहाँ पे 2/3 में से क्या घटाएं इसका मान 0 बन जाए। अगर हम 2/3 में से 2/3 को ही घटा दें तो इसका मान क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि 2/3 का एलसीएम 3 आएगा और 3 का 2, 2 माइनस 2, 2 में से 2 गया 0 और 0/3 का मतलब क्या होता है? 0। जब हम 0 की संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं तो उसका 0 में 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। अब देखो ये था हमारा चौथा सवाल। अब आएगा हमारे पास पांचवा सवाल। इसमें केवल और केवल हम 5 सवालों को हल करेंगे, फिर उससे अगली क्लास में 5 से आगे के सवालों को हल करेंगे। ये तो हमारा चौथा सवाल। अब करेंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल हमारे पास कि -5 का का गुणात्मक का गुणात्मक का गुणात्मक का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। प्रतिलोम प्रतिलोम लिखिए। अब देखो ये कह रहा है हमसे कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसमें किस संख्या से गुणा करें कि उसका मान 1 बन जाए। किसमें किस संख्या से गुणा करें कि उसका मान 1 बन जाए। जैसे कि यहाँ पे है मान लो 2 है। मैंने कहा 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 2 में तुम्हें 1/2 से गुणा करनी पड़ेगी तो उसका मान कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यानी कि 2 में तुम्हें 1/2 से गुणा करनी पड़ेगी तो उसका मान क्या बन जाएगा? तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। ऐसे कि 3 है, तो 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/3। 3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 3। इसका आंसर कितना? 1। तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम कितना बन गया? 1/3। मतलब ऐसी संख्या से गुणा करो उसमें कि उसका आंसर 1 बन जाए। ऐसी संख्या से गुणा करो उसमें कि उसका आंसर 1 बन जाए। अब ये कह रहा है हमसे कि -5, कि हमसे कह रहा है -5, तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बता लगा लिए। तो -5 में 1/-5 से ही गुणा करोगे तो -5 से -5 कट जाएगा और यहाँ पे आंसर हमारे पास 1 आ गया और 1 ही आंसर आना चाहिए। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/-5 यानी कि 1/-5 का क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ इस वीडियो सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 100% कहता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ 100% आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो जय हिंद।